शायद तब से जब वो सोते हुए डरी थी और अभी तक वो चुप नहीं हुई थी, बल्कि अपना सर अपने घुटनों में रख कर वो जैसे रो रो कर थक गई थी। मजीद बचाव कैसे कर पाएगी? और अपना अब तो वो जिन खुलकर सामने आ चुका था। पहले तो कभी तौर पर तंग करता था, आज तो इसने सामने आकर अजियत दी थी। शायद सदफ अपना सोचना जारी रखती, लेकिन इसे लगा जैसे वो बैठे बैठे जमीन पर से ऊपर उठ गई हो। इसने आंखें खोलकर देखा तो वो वाकई अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर तकरीबन 4 फुट ऊपर से इससे बेड पर फेंटा गया था। नीचे बेड पर गिरने के बाद वो एक बार उछली तो इसका सर बेड की टेक से टकराया, जहाँ इतना बड़ा निशान बन गया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद चली गई और किसी और के पास में हो गई थी। वहीं पंजाब इसके जिस्म को नोच रहा था, जैसे किसी जंसी दरिंदे के आगे जिसका शिकार फेंका जाता है तो वो टूट पड़ता है। शिकार पर इस तरह सदफ को भी नोचा और बमजोरा जा रहा था। इसके कपड़े इसके जिस्म से समेटे गए थे और बड़ी दरिंदगी से किसी ने अपनी आग को इसके जिस्म के ऊपर बुझाया था। इसके सारे जिस्म पर खराशे, निशानात और जगह जगह खून था। वो जो पहले ही ज़हनी अजियत का शिकार थी, जालिम जीन इसे एक बार फिर जिस्मानी तौर पर तोड़ मरोड़ गया था और रूई की गुड़िया की मानद इसके जुल्म सितम का निशाना बनती रही थी। अब की बार जब वो पंजा जिस्म से रेंगता हुआ पाँव से नीचे गायब हुआ तो सदफ की फौरन आँख खुली और वो एक झटके से ऊपर उठी। लेकिन वो सब एक लम्हे के लिए हुआ था और बाद में फौरन नीम बेहोश होकर बेड पर गिर गई थी। इसमें हिम्मत ना थी उड़कर खुद को समेट पाती और जहाँ थी उधर ही वो तो बनी लेटी रही और फिर इसके पता नहीं कब आँख लग गई थी। सुबह जब इसकी आँख खुली तो 8:30 बज रहे थे। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी क्योंकि इसके निशानात और जख्म तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। वो फ्रेश हुई और नाश्ते की बजाय मामा को बस चाय का बोला था। क्या बात है सदफ, आज तुम इतनी लेट आई हो उठकर? तबीयत ठीक है? जी मामा, बस ऐसे ही। आँख लेट खुली है। पापा चले गए? जी बेटा, वो तो 8 बजे चले गए थे, जबकि जैनब और उमर भी 8 बजे चले गए हैं। मैंने दरवाज़ा नॉक किया था पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वापस आ गई थी। मामा, जैनब कैसी है? ठीक है ना? हाँ, ज़ैनब ठीक ठाक थी। इसे क्या होना है भला? बल्कि अपने बाबा से ज़िद कर रही थी कि संडे को हमने घूमने जाना है। अभी तक कोई लाहौर की काबिल ज़िक्र तफरीह मुकाम नहीं देखा तो इसके बाबा ने कहा था कि हाँ, इस संडे को चलेंगे। वो तो बहुत खुश गई। ज़ैनब ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि मेरी बहन ठीक है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? मामा, असल में कल एक ख्वाब देखा था, इसलिए बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप सदका दीजिएगा, आप ज़ैनब का भी और बाकी सब का भी। ये कहकर वो चाय का कप रख कर बाहर गाड़ी की जानब बढ़ गई थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर इसने तानिया से सलाम दुआ की और क्लास अटेंड करने लग गई। आज 2 क्लासेज थी। क्लासेज से फ्री हुई तो 12 बज चुके थे। यूनिवर्सिटी के पार्क एक खाली गोशे में तानिया के साथ सदफ बैठ गई थी। आज हल्का हल्का सूरज निकला हुआ था। तानिया ने पूछा, सदफ, बताया नहीं तुमको तबीयत से कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं? सदफ ने कहा, तान्या, जिनकी किस्मत में दुख लिख दिए जाएं तो फिर उनको वो दुख सहे बगैर सुख नसीब नहीं होते। ये क्या बात हुई सदफ? यार, मेरे सवाल का जवाब दो ना, क्या पहले बुझवा रही हो? सदफ ने तान्या को रात वाली सारी बात तफसील के साथ सुना दी। तान्या ने कहा कि चलो उठो, फिर नईम भाई के पास चलें। इन्होंने कहा था कि मुझे लाजमी बताना जो भी हुआ। सदफ ने कहा, ठीक है, चलते हैं। फिर वो दोनों नईम भाई के ऑफिस में चली गई। वो ऑफिस में ही बैठे थे। अच्छा, सारी बात सुन के एक लंबे तौक़ुफ़ के बाद नईम भाई ने अच्छा कहा था, मुझे शक तो था कि वो ऐसा ही कर सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी होगा। और आपको ऐसी इसलिए तवीज़ उतारने का नहीं बोला था। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि वो जालिम जिन अपनी असलियत में आपके सामने आ गया। तवीज़ के घर जाने पर मुझे इसकी ताकत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया। अच्छा, बात यह है सदफ को वो तुम्हारे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों, तुम पर इसने खास अमल किया है, तभी ये तुम पर कब्जा कर सका है। वरना जिन्नात जैसी मखलूक के लिए पहली बार इंसानी जिस्म में दाखिल होना या इसके जहन पर काबूज होना सबसे मुश्किल काम होता है। इस दौरान अगर कोई अल्लाह का जिक्र कर ले, अल्लाह का नाम ले, तो वो जल भी सकती है। वो एक अमल है। लेकिन मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, 1 या 2 दिन। इसके बाद इसका हमेशा के लिए काम ख़त्म कर देंगे। आप ये तवीज़ ले जाएं और इसे अब उतारना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सदफ ने घर आकर रेस्ट की। शाम तक और रात को घर वालों के साथ डिनर किया और फिर चाय पीकर बच्चों के साथ चहलकदमी की। नईम भाई ने रात को अपने ख़ास कमरा में जाकर सार खींचा और अमल शुरू कर दिया। कोई 1-2 घंटा बाद नईम भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार हुई और साथ ही
सोई हुई सदफ के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा था। सदफ ने जब दरवाजे की बजने की आवाज़ सुनी तो उठकर बैठ गई, लेकिन अब की बार शायद कोई दरवाजे के अंदर आने से घबरा रहा था। सदफ जानती थी कि ये वहीं है, लेकिन आज दरवाजे से अंदर नहीं आ रहा था। बस 2 बार दरवाज़ा बजा था और इसके बाद मुकम्मल खामोशी थी। सदफ को लगा जैसे यहाँ पर वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ मुकम्मल तौर पर असरार पुरस्कार खामोशी थी और कोई गैर फितरी हरकत मौजूद नहीं थी। नईम साहब ने तकरीबन आज का अमल मुकम्मल कर लिया था और इनके मुस्कुराने की वजह भी यही थी कि इनके भेजे गए 2 मुकालात ने इस जिन को फुल टाइम भागने पर मजबूर कर दिया था। वो सारी रात मुक्कल सदफ के घर की हिफाजत में रहे और सुबह अज़ान के बाद वो वापस चले गए थे। सदफ ने आज शुक्र अदा किया कि वो आज रात महफूज रही थी। बेख्तियार इसका ध्यान तवीज़ की तरफ चला गया था, जो इसके गले में लटक रहा था। इसने नईम भाई का दिल से शुक्रिया अदा किया और ख़ुद रब का शुक्र अदा करने के लिए फजर की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। यूनिवर्सिटी में तानिया को पूछने पर इसने बताया कि रात को दोबारा दरवाजे पर दस्तखत हुई थी, लेकिन इसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई थी। तानिया ने भी शुक्र अदा किया और बोला कि तुम फिक्र ना करो, इसका मुकम्मल हल नईम भाई कर देंगे। सदफ के मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाने पर तानिया ने भी इसका मुस्कुरा कर साथ दिया था और वो अपने घर को जाने के लिए उठ खड़ी हुई। घर पहुंचकर सदफ ने अपने काम समेटे और साथ मामा का भी हाथ बटाया। काफ़ी दिन हो गए थे इसने कोई डिश न बनाई थी। आज तबीयत कुछ ठीक थी तो वो अपना काम करने के बाद किचन में भी आ गई थी। वो बर्तन धोने के बाद जब फ्रिज से दूध निकाल रही थी तो इस टाइम वो अकेली थी। किचन में इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है, लेकिन इसके पीछे मुड़कर देखने पर वहाँ कोई दिखाई न दिया और सदफ ने अपना वहम समझकर ये बात ज़हन से निकाल दी। लेकिन चाय बनाते वक्त वो मुसलसल नोट कर रही थी कि कोई जैसे इसके आसपास है। सदफ की छठी हिस्स कह रही थी कि वो किसी को नज़रों में है, कोई इसको बेदर्दी से देख रहा है और इसकी निगाहें अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी, लेकिन इसको कुछ दिखाई ना दिया था। होता यह है कि इंसान की छठी हैस महसूस कर लेती है कि इसको कोई देख रहा है, लेकिन अगर कोई छुप कर देख रहा हो तो महसूस नहीं होता। सदफ के साथ भी यही हो रहा था। सदफ किचन से फ्री होकर बाहर चाय पी और फिर बाबा लोगों के साथ रात का खाना खाकर वो अपने रूम में आ गई थी। सदफ का दिल कर रहा था कि वो ये बातें नईम भाई को कॉल करके बता दे, लेकिन फिर रहने दिया था और फिर अपने टाइम पर वो सोने के लिए लेट गई थी। आज नईम भाई ने फिर अपने कमरे ख़ास में जाकर हिसार बनाया था और फिर अमल शुरू कर दिया था। पहले इन्होंने अपना रोज़ का वज़ीफ़ा मुकम्मल किया और फिर इन्होंने आज ख़ास अमल करके सदफ़ के ऊपर काबिज़ जिन को बुलाना था। जब अमल मुकम्मल हो गया तो नईम भाई के सामने एक काला सा धुआं ज़ाहिर हुआ था, जिस जिसने बाद में एक खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली थी। नईम भाई ने डायरेक्ट पता की बात करने का सोचा और कहा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और इस बच्चे से क्या चाहते हो? नईम भाई के पूछने पर जिन पहले तो न बोला, काफ़ी देर खामोश रहा, पर बाद में गोया हुआ, मेरा नाम कहाफ़ा बिन सलमान है और मैं आधा मुसलमान और आधा ईसाई हूँ, क्योंकि मेरे वालिद ने एक ईसाई ख़ानदान में शादी की थी, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई मज़हब नहीं है। मेरी उम्र 300 साल है और मैं और मेरा कबीला मिस्र से हिजरत करके यहाँ आए हैं। यहाँ रहते हुए कोई 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और मेरा इस लड़के के साथ जो भी तल्लक है रहने दो, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर यही होगा तुम हमसे दूर रहो, हमारे मामले में मत पड़ना, कोई नुकसान करा लोगे। नईम भाई ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़की अब मेरी हिफाजत में है। ये सुनकर जिन ने कहा कि शायद तुम जानते नहीं हो, फिर बता दूं, मेरा भाई का इलाका मिस्र है और मेरे पास मिस्र का इल्म है। मिस्र का जादू इंतहाई ख़तरनाक है और मैं इसका आमल हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि खुद को दूर रखो, वरना सदफ के साथ साथ तुम भी मरोगे। कल 14वीं की रात है और मैंने आज और कल 2 रात का अमल करना है और फिर सदफ से शादी करके इसे हम बिस्तरी करके इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना है, वापस मिस्र जहाँ मेरा भाई घर है, क्योंकि शादी के बगैर हम मिट्टी की मखलूक को अपने कबीले में नहीं ले जा सकते और मैं इसको अपने इल्म से अपने जैसा बना लूँगा, रानी बना के रखूँगा। इसके बदन पर इसकी कमर के बीच एक जगह पर तिल है जो मैं अरसा से ढूंढ रहा था। वैसे भी ये मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, मासूम सी, प्यारी सी, खूबसूरत। जब ये इस दिन शाम को छत पर नहा रही थी तब मेरा इधर से गुज़र हुआ तो वहीं ठहर गया था। इसको देखने के लिए फिर इस घर से वापस नहीं गया मैं। वो सारी सोसाइटी हमारे कबीले के पास है और हमारे कब्ज़े में है, लेकिन हम किसी को फजूल बिला वजह तंग नहीं करते। अब मैं चलता हूँ और कल मत आना उधर,
वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो काले धुएं की मानत गायब हो गया था। नईम ने अचानक से आँख खोली तो इसे लगा जैसे वो बहुत थका हुआ हो। बहुत ज़्यादा ताकत लगी थी, लेकिन इसको यहाँ बुलाने पर और बात करने पर इसके बाद नईम भाई गहरी सोच में पड़ गए और परेशान हो गए थे। इन्होंने सजदा में गिरकर अल्लाह ताला से मदद मांगी और ख़ुद को मजबूत रखने की दुआ की। और अल्लाह से बेहतर भला कौन तदबीर करने वाला है, बेशक वो सब जानता है। सदफ़ की ये रात भी आराम से गुजर गई थी। यूनिवर्सिटी में जब वो क्लासेस लेकर बिल्कुल फ्री हुई थी, तो तानिया के साथ लॉन में बैठकर हल्की धूप को दोनों एंजॉय कर रही थी। इसी दौरान तानिया को नईम भाई की कॉल आई थी। नईम भाई ने दोनों को अपने पास बुलाया था, कोई ज़रूरी बात करनी थी। इस वक्त वो दोनों नईम भाई के सामने बैठी हुई थी। आज वो थोड़े परेशान नज़र आ रहे थे। इन्होंने कहा कि देखो सदफ, आज पूरे चांद की रात है और ये रात काले या किसी भी किस्म के जादू के इल्म रखने वाले के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। मैंने कल तुम्हारे ऊपर जो जिन आता है इसको हाजिर किया था। वो मिस्र के ख़तरनाक जादू का माहिर है और इसका पूरा कबीला आबाद है, और हो सकता है कि वो आज तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए मैंने सोचा तुमको बता दूं, लेकिन डरने की फिक्र नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मुझे कुछ अमल के लिए तुम्हारे घर जाना होगा, ताकि मैं वहां जाकर कुछ बेहतर हालात पैदा कर सकूं, अपने लिए और आपके लिए भी। क्या ख्याल है? सदफ ने एकदम घबरा कर तानिया की जानब देखने लगी थी। फिर सदफ ने जवाब दिया कि आपकी बात ठीक है, लेकिन भाई मैंने अपने घर में अपने साथ होने वाले वाक़यात किसी को नहीं बताए। हाँ, एक हल है इसका, मैं तानिया को भी साथ ले लेती हूँ और मामा को बता दूँगी ये तानिया का भाई है और पापा और बच्चों ने शाम को ही आना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तानिया ने हाँ में हाँ मिलाई तो तकरीबन आधा पौने घंटे में वो दोनों सदफ़ के घर पहुँच गए थे। सदफ़ की मामा इनको देखकर बहुत खुश हुई थी और अब किचन में इनके लिए चाय बनाने चली गई थी। नईम भैया उठकर चल फिर कर घर का जायज़ा ले रहे थे। सदफ़ को मुखातिब करके बोले कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ तुम्हारे कमरे के पास दो अजीबो-गरीब किस्म के बौने नुमा गंजे आदमी खड़े थे, जिनका लाल सा रंग और बड़ी-बड़ी आँखें थीं। मुँह के ऊपर बड़ा सा नाक और दो लंबे से दाँत थे, जो मुझे देखकर यहाँ से सीधे खिड़की के रास्ते भाग गए थे। फिलहाल यहाँ अब कोई नहीं है, लेकिन ये घर इनके कब्ज़े में है और जो जब मर्ज़ी चाहे आ सकते हैं। यही बेहतर है मैं इस घर को हिसार में कील कर दूँ, ताकि अब दोबारा इनमें से कोई यहाँ दाखिल ना हो सके। ये कहकर वो अपना साथ लाया सामान में एक हथौड़ी और कील लेकर बाहर चले गए और फिर घर के चारों तरफ पड़कर कील लगा दिए। अब ये घर महफूज था, किसी भी किस्म की शैतानी मखलूक यहाँ नहीं आ सकती थी। घर आकर सदफ को बता दिया कि सब ठीक है, अब घर को सार में कील दिया है। फिर सदफ के कमरे के ऊपर एक नक्श छोटा सा लगा दिया था। फिर तब तक सदफ़ की मामा चाय ले आई और इन्होंने सुकून से चाय पी। चाय ख़त्म करने के बाद सदफ़ और नईम भाई जाने के लिए उठे तो सदफ़ इन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई थी। तब नईम भाई ने कहा था, अब डरना नहीं आपने, और थोड़े टाइम से अपने कमरे में चली जाना। रात खाने के बाद सदफ़ टाइम से ही रूम में चली गई थी। इधर वो ज़ालिम जिन भी अपना अमल मुकम्मल करके फुल तैयारी के साथ सदफ़ के घर की तरफ चला आ रहा था। वो अकेला नहीं था, इसके साथ कोई दर्जन भर के करीब दूसरे इसके साथी भी थे। घर के पास पहुंचकर इन्होंने देखा कि जैसे घर को आग लगी हो, हर तरफ आग फैली थी और साथ में जैसे बिजली सी छोड़ी हुई। इस तरह का मंजर देखकर कहावा बिन समाज जिन पहले तो घबराया, फिर दूसरे साथियों को बुलाकर बोला, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, ये बस नज़र का धोखा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसने अपने दो साथियों को अंदर जाने के लिए भेजा तो वो दरवाजे को लगी आग से अंदर ना जा पाए, बल्कि आग से टकरा कर जलकर कोयला हो गए और वापस बाहर इनकी राख ही गिरी थी। बस ये देखकर इसके दूसरे साथ डर गए और इसको अकेला छोड़कर भाग गए थे। कहवा बिन सलमान को गुस्सा आया। फिर वो आगे बढ़ा, अपने ऊपर एक मंत्र पढ़कर फूंका और एक तेज सुर्ख रोशनी इसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वो आराम से आग की दीवार पार करके अंदर दाखिल हो गया था। 12 बजने वाले थे, कुछ टाइम बाकी था। इसे जल्द से जल्द सदर के पास जाना था, ताकि हम स्त्री करके तलक पैदा करे और फिर एक ऐसी औलाद हासिल करे जो सबसे ताकतवर हो। पर शायद वो भूल चुका था कि आग और मिट्टी का मिलाप मुमकिन नहीं है। वो ये बात सोच चुका सदफ के दरवाजे के पास पहुंचा तो एक तेज़ रोशनी इसकी आंखों में पड़ी थी। वो एकदम अपने ज़ेरे लब मंत्र भूल गया था और फिर इसका जिस्म जलने लगा था। वो आग से जलकर चीख रहा था, पर इसकी आवाज़ बस सदफ ही सुन सकती थी।
اندر صدف آج ایک خاص وظیفہ کر کے اپنا سر سجدے میں گرا چکی تھی اور اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھی، جو سب کی سنتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے۔ بے شک وہ سمیع علیم ہے۔ اس نے صدف کی سن لی تھی، اور وہ جن اب اپنے ظلم سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ اس نے وہاں سے اب چھلانگ لگائی، باہر گرا۔ وہ سارا جل چکا تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تب نعیم بھائی اور صدف نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ ایک بڑی مصیبت ٹل گئی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ ہر بری رات کا آغاز ایک اچھے اور روشن دن سے ہوتا ہے، اور وہ دن صدف کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اور وہ جن بس مرنے ہی والا تھا کہ اسے کوئی آیا اور جلدی سے اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر لے گیا۔